Hello students, today we are going to discuss class 11th chapter mark wise distribution of chemistry. केमिस्ट्री में किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे यूनिट वाइज जो है चैप्टर लिखे हुए हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये दोनों यूनिट जो है ये आपके होम एग्ज़ाम में जो है 11 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ यूनिट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं और आपको एक और चैप्टर ले लीजिए इसमें चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये 21 मार्क्स है और यहाँ पे 15, मतलब टोटल मिला करके अगर हम देखें तो 36 मार्क्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है जो वो पढ़ना है बोरान फैमिली पढ़ना है और कार्बन फैमिली पढ़ना है। सिर्फ पी ब्लॉक में बोरान फैमिली पढ़ना है और कार्बन फैमिली, जिसको बोलते हैं 13 ग्रुप्स या थर्ड ए ग्रुप, और कार्बन फैमिली 14 ग्रुप्स इसको बोला जाता है या फोर्थ ए ग्रुप भी बोला जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके टेक्निक्स हैं वो आपको 11th में पढ़ने हैं। और हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और लास्ट आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो टोटल जो है 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। उसमें थ्योरी भी होती है प्लस प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्योरी के लिए जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो 70 है और प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए यहाँ पे क्लास 11th सिलेबस केमिस्ट्री लिखा हुआ है। पहले यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें, नेचर ऑफ मैटर्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी पीरियोडिसिटी बोला जाता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट 4 काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ये आपको पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में, लिक्विड स्टेट्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ये सिलेबस है, हम देख लीजिए। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को ही पढ़ना है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपको पढ़ने हैं।
नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, जिसमें हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात कर लेंगे। और फिर लास्ट में आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आता है। यहाँ तक आपको पढ़ाई करना है, ये आपका पूरा सिलेबस है। तो ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला यूनिट जो आपका है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 8 पीरियड जो स्टैंडर्ड जो है टाइम दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, वो 8 पीरियड्स में ये कंप्लीट होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल काफ़ी बच्चों का क्लियर नहीं होता है, तो बहुत ही स्लोली चलना पड़ता है, वो धीरे धीरे चलना पड़ता है ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, पहले उसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि केमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी या डील्स विद अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर्स। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं क्या, किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। और कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं कि वो किससे मिल करके बना हुआ है, उसकी बात में करते हैं कि कंपोजिशन की बात करते हैं। और या फिर इसको कह सकते हैं क्योंकि मैटर जो होता है वो किसी एटम, मॉलिक्यूल्स से या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको साइंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है कि केमिस्ट्री में जो है ब्रांच ऑफ साइंस ही है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ते हैं, और उसके लॉज क्या क्या होते हैं, उनको कैसे किस तरह से बनाया जा सकता है उनके, तो वो लॉज के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है, इसमें कई ब्रांचेस होती हैं। जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है उसको हम लोग अगर डिस्कस करें तो इसमें जैसे पहला ब्रांच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसका पार्ट होता है। वैसे तो और सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेनली हमको इन 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हम लोग स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यहाँ पे हम लोग कार्बन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो प्लस कार्बन से बना हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एंड इट्स डेरिवेटिव की भी बात करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब कि उस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और किससे वो मिल करके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बेंजीन कहा, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई अदर एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो 6 कार्बन एटम्स होते हैं, बाकी सब हाइड्रोजन लगे होते हैं। और तो इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है सब जगह पे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन, तो पिरिडीन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बट इसमें क्या होता है कि एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। इस नाइट्रोजन को बोलते हैं हेट्रो एटम, तो इसको हेट्रो एटम बोला जाता है। तो हम लोग बेसिकली जो स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन उसमें ये ऐड करना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को भी स्टडी करते हैं, जैसे यूरिया में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में अदर देन ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कुछ बचता है केमिस्ट्री में, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें हम रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर देंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अमोनिया होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक कैरेक्टर्स को शो करता है। उसे हम लोग नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब देखिए बात ये आ गई कि जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं तो उनको हम लोग ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, बाकी जो कुछ बच गया उसको हम लोग इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। तो अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिकल में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में जो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं या फिजिकल चेंजेस होते हैं वो किस लॉ के थ्रू हो रहे हैं, उनमें कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक ब्रांच केमिस्ट्री की एक और होती है जो कि जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि विच इज़ प्रेजेंट। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब बात करते हैं तो हम लोग उसकी क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ उसके डिटेक्शन की बात करते हैं कि उसमें कौन से, कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कोई केटायंस है, कोई सैंपल दिया हुआ है तो उसमें कौन से केटायंस है, कौन से एनायंस है, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, न कि वो कितने ग्राम प्रेजेंट है। जैसे किसी कंपाउंड का कलर वाइट है, किसी का रेड कलर है, तो हम उसके कलर को स्टडी करते हैं, न कि वो कितने केजी रेड है, कितने जो है ग्राम जो है वाइट है, उसके बारे में नहीं स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये बात करते हैं कि हाउ मच NaCl इज़ प्रेजेंट, हाउ मच बेरियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट। तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं। हम लोग इंटरेस्टेड यहाँ पे क्या होते हैं, क्वांटिटी पे, वो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने ग्राम प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। उसके कलर्स क्या हैं, उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इस तरह की स्टडी किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्लासिफिकेशन किया गया है केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस तरह से 4 तरह से डिवाइड किया गया है। ओके, तो हम लोग जो है पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने देख लिया कि केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब सेकंड बात ये आती है कि चलिए हम लोग समझ लिए कि केमिस्ट्री का क्या डिफिनीशन है। केमिस्ट्री वैसे इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो केमिस्ट्री जो वर्ड होता है वो कीमिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉयल। तो इजिप्ट में ब्लैक सॉयल पाई जाती है, तो वहीं से केमिस्ट्री की डेवलपमेंट मानी जाती है। ये हिस्ट्री आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री की तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि कोई स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री के प्रति उनका कैसे जो है इंटरेक्शन बढ़े, कि वो केमिस्ट्री क्यों पढ़े। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी होता है कि जब हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है कि हाँ केमिस्ट्री हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, तब हमारा उसमें पढ़ने में भी हमको इंटरेस्ट आने लगता है कि हमें इसको पढ़ना चाहिए। बिना हम इसको इम्पोर्टेंस के हम लोग जो है उसको वैल्यू नहीं समझते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। वाई आर वी स्टडी केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस आपको बताई गई हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। पहला जो है केमिस्ट्री इन मेडिसिन। तो मेडिसिन
जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, वो एक ब्रांच होती है जहाँ पे हम लोग मेडिसिन्स की बात करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये है टैक्सोल, सिस्प्लैटिन, ये सब क्या होते हैं, कैंसर थेरेपी के रूप में यूज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं टैक्सोल, सिस्प्लैटिन। इसी तरीके से AZT होता है, एजिडोथाइमिडीन, जो कि एड्स विक्टिम्स के रूप में यूज होता है। ये उसको जो है, जैसे एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। AZT एजिडोथाइमिडीन होता है। नेक्स्ट होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग भी होते हैं जो कि फीवर को रिड्यूस करते हैं। तो और एक होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या करता है, वो पेन को कम करने का काम करता है, रिड्यूस करता है पेन को, जैसे पैरासीटामॉल और एस्पिरिन। पैरासीटामॉल और एस्पिरिन जो एक दोनों मेडिसिन क्या होती हैं, ये दोनों में काम करती हैं, एंटीपायरेटिक भी होती हैं और एनाल्जेसिक भी होती हैं। नेक्स्ट होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स जो इन्फेक्शन को स्टॉप करती हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक्स होती हैं। जो कि जहाँ पे कहीं ऊन्स होता है, जो हमको घाव कहीं हो जाता है, तो उनको जो है रिलीव करने में, जो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, तो उनको जो है कह सकते हैं कि उनमें हेल्प करता है। ये डिटॉल और सेवलॉन जो होती हैं वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होते हैं, वो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज किए जाते हैं। जैसे जो टॉयलेट्स होते हैं, जो फर्श होते हैं, उनको क्लीन करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे फिनॉल होता है, फिनॉल इज़ ए वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेडिसिन में। और भी कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे होता है DDT। DDT का नाम सुना होगा आपने, गैमेक्सिन। ये किल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो ये सब मॉस्किटोज, फ्लाइज जो कीट पतंगे होती हैं, उनको जो है किल करने में यूज होते हैं। दीज आर अल्सो इंसेक्टिसाइड्स। ये इंसेक्टिसाइड्स होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो होती है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, बट इसमें देखिए कोरोना वायरस में भी इसका काफ़ी यूज होता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसकी डिमांड कर रखी है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इस समय कोरोना के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली वैसे तो यहाँ पे मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, बट ये उसमें भी काम कर रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है। नेक्स्ट है, अब आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बिना केमिस्ट्री के मेडिसिन के हम लोग एक दिन भी नहीं चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन में ही केमिस्ट्री का यूज है, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे यूज हैं। एग्रीकल्चर में जो हम लोग अमोनियम सल्फेट या यूरिया, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का काफ़ी यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में बहुत सारी यूज़ हैं। जैसे पेंट इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, वार्निसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, सीमेंट की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी सीमेंट बनाने का काम किया जाता है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब रिफाइनरीज होती हैं, वो सब केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से भी इस ब्रांच को जाना जाता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, तो हमारी डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री के बहुत सारे यूज है। हम लोग बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का यूज किया जाता है, परफ्यूम्स का यूज किया जाता है, ऑयल्स, शैम्पूज, सोप, अमोनिया। अमोनिया का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये जो आइस फैक्ट्री होती है वहाँ पे अमोनिया का यूज किया जाता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये फ्रीज में यूज किया जाता है। और फ्रियॉन्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये AC में यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रियॉन्स। नेक्स्ट है यूजेस एज एन एनर्जी रिसोर्सेस। तो हमारे पास जो तो केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ में हम लोग यहाँ पे देखा कि किस तरह से केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में यूज है। नेक्स्ट है यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्सेस।
एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे सोलर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन, और सबसे हाइड्रोजन जो जो फ्यूल्स के रूप में यूज होता है वो सबसे ज़्यादा, इसको हम लोग फ्यूचर में जो सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होती है एनर्जी सोर्स होता है हाइड्रोजन। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज होता है, सोलर एनर्जी के रूप में भी यूज होता है। तो हमारे पास जो कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं, जैसे कोल वगैरह हैं, तो वो पेट्रोलियम्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो सारी एनर्जी रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएं, तो हम लोगों को इन्हीं सब एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है डिपेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिस्ट्री की ही जो है क्रेडिट जाता है केमिस्ट्री को। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। तो नए नए जो मटेरियल्स होता है उनका भी सिंथेसिस किया जाता है केमिस्ट्री में। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री एक नई फास्टेस्ट डेवलपिंग एंड ग्रोइंग ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग इस तरह के केमिकल्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंटल में लेस पॉल्यूशन क्रिएट करे या पॉल्यूशन फ्री हो। इस तरह से हम लोग कंपाउंड्स का फार्मेशन अब नई नई टेक्नोलॉजी की आ रही है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। जैसे इको फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली का मतलब जो होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेस हेजार्डस होती हैं। तो लेस हेजार्डस होने की वजह से वो क्या होती हैं, ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो ऐसी केमिस्ट्री का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देखा कि क्या केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है।